हेलो एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को वेरी वेरी इवनिंग। चलिए फिर एक बार शशांक बायो स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज चलिए फिर से कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ाया जाएगा और उस विज्ञान में कक्षा 10 के विज्ञान में आपका अध्याय जो रहने वाला है वो अध्याय 8वां है। ठीक है, अध्याय का नाम है पौधों एवं जंतुओं में जनन। किसमें? पौधों एवं जंतुओं में जनन। क्या अध्याय का नाम है? तो अध्याय का नाम है पौधे एवं जंतुओं में जनन। ठीक, ये अध्याय का नाम है। क्या अध्याय का नाम है? पौधों एवं जंतुओं में जनन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे रिप्रोडक्शन। बोलेंगे क्या? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, क्या रहेगा? रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी ये आपका चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक, यानी हिंदी में उसको कहेंगे पौधों एवं जंतुओं में जनन। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें आपका पहला टॉपिक रहने वाला है वो है आपका जनन। क्या रहने वाला है? जनन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है? जनन। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी जीव होता है उन सभी को अपने जैसे या अपने वंश अपनी जाति को बनाए रखने के लिए या निरंतरता रखने के लिए अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। यानी मान लीजिए जैसे कि ये है, अब सेम ऐसे ही मान लीजिए एक इंसान ये है, अब ये इंसान है तो ये इंसान अपनी जाति को या वंश को, ठीक है, किसको? ये अपने जाति को या वंश को, जाति या वंश को, किसको? जाति या वंश को निरंतरता बनाए रखने के लिए। किसमें? निरंतरता बनाए रखने के लिए कैसा? अपने जैसा ये है वैसा ही अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। क्या करता है? एक संतान उत्पन्न करता है। संतान उत्पन्न करता है। अब ये अपने जैसा ये है वैसा ही एक ये संतान उत्पन्न करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं जनन। इसी को हम क्या कहते हैं? जनन। यानी इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम क्या कहेंगे? जनन। अब ये कहलाएगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित कर देते हैं। आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, देखिए इसको जनन यानी रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को हम अभी प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम जनन को परिभाषित करते हैं। तो देखिए जैसे कहा जाता है कि सभी जीवों में, हम लिखेंगे सभी जीवों में अपने वंश या जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया
करने की क्रिया को जनन कहते हैं ठीक है। क्या कहा गया कि सभी जीवों में अपने वंश या जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। यानी जितने भी जंतु होंगे या पौधे होंगे वो अपनी जाति को या वंश को निरंतरता बनाए रखने की प्रक्रिया जो होती है उसको निरंतर रखने की क्रिया क्या कहलाता है, या अपनी जाति को हमेशा बरकरार रखने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है चीज जन्म। वो क्या कहलाता है? जनन, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब ये जो जनन है तो यहाँ पे कहा गया है जनन, देखिए पौधों में भी जनन होगा और जंतुओं में जनन होगा, जिसमें दोनों में होगा, पौधों में भी होगा और जंतुओं में। तो हम उसमें से अब जनन के बाद हम देखेंगे किस में जनन, तो हम फर्स्ट देखेंगे किस में? पौधों में जनन। किस में देखेंगे? पौधों में जनन। पौधों में जनन, ठीक है। किस में देखेंगे? पौधों में जनन। तो ये पौधों में जो जनन होता है, यानी जितने भी पौधे होते हैं इन पौधों में जनन जो होता है ये मुख्यतः 2 श्रेणियों में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि पौधों में जनन की क्रिया को 2 श्रेणियों, ठीक है, 2 श्रेणियों, ठीक है। क्या कहेगा? 2 श्रेणियों या 2 विधियों द्वारा होता है, ठीक है। कौन कौन सा? तो पहला होगा इसमें, फर्स्ट जो हो जाएगा वो होगा अलैंगिक जनन, और सेकंड हो जाएगा लैंगिक जनन। क्या होगा? लैंगिक जनन, ठीक है। पौधों में ये 2 विधियों द्वारा जनन होगा, एक होगा अलैंगिक जनन और एक होगा लैंगिक जनन, ठीक है। तो पौधों में जब जनन की बात किया जाएगा तो ये 2 विधियों द्वारा होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो हम इसमें से फर्स्ट देखेंगे क्या चीज, वो है आपका फर्स्ट रहने वाला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, क्या देखेंगे? अलैंगिक जनन, ठीक है। अब ये अलैंगिक जनन होता क्या है तो उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए अलैंगिक जनन में, ठीक है, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें एक ही जीव अपने ही शरीर से नए जीवों को उत्पन्न कर लेता है। यानी ऐसे इसमें क्या होगा कि केवल एकक जनक मतलब एक ही जनक, या मेल हो या फीमेल, कोई एक ही जनक को, जैसे कहा गया एकक जनन द्वारा नई पीढ़ियों की वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी किसी जीवों के द्वारा वो एक ही जनक के द्वारा एक नई पीढ़ियों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे क्या चीज, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन कहते हैं, तो हम देखेंगे अलैंगिक जनन को फिर, ठीक है। एक एक करके कहा है देखने के लिए, तो चलिए एक एक करके देखते हैं अलैंगिक जनन को। फर्स्ट किसको देखेंगे, तो हम फर्स्ट देखने वाले हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल, हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो मैंने कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन
तो हम कहेंगे क्या, अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि केवल जो ऐसे जीव जिनके शरीर केवल एक ही जनक, ठीक है, के द्वारा ये नई पीढ़ियों की उत्पत्ति कर लेते हैं, किसकी, नई पीढ़ियों की उत्पत्ति कर लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि केवल 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 एकल 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 जनन एकक जनन, ठीक है, एकक जनक 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 कह लें या जनन जनक कह लें, एकक जनक द्वारा एकक जनक द्वारा नई पीढ़ियों की, किसकी, नई पीढ़ियों की, नई पीढ़ियों को उत्पन्न नई पीढ़ियों को उत्पन्न करने को अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी केवल एकल जनक द्वारा नई पीढ़ियों को उत्पन्न करने को अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी एक ही जनक के द्वारा, ठीक है, एक ही जनक के द्वारा, या चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, केवल एक ही जनक उसमें होगा और उसी जनक के द्वारा एक नई पीढ़ी का निर्माण कर दे, एक नया जनन, मतलब चाहे प्लांट हो तो वो पौधा देगा, पुष्प देगा और ये सब फल उल आएगा उसमें, और जो मनुष्य होगा, जंतु होगा, तो ये सभी बच्चे अपने प्राणी के अपने जैसे संतान उत्पन्न करेंगे। तो वैसे ही केवल एक ही जनन, मेल हो या फीमेल हो, वो एक ही जनक के द्वारा अपने जैसे ही एक नए पीढ़ी को उत्पन्न कर दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा अलैंगिक जनन, उसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारा सेकेंड इसमें देखे जाएंगे, तो ये कह सकते हैं जो अलैंगिक जनन है ये निम्न विधियों द्वारा होता है। किसके द्वारा? निम्न विधियों द्वारा होगा। ठीक है, यानी अगर ये अलैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं पौधों में, जब हम पौधों की बात करें तो ये पौधों में जनन निम्न विधियों द्वारा होगा। पौधों में जनन नहीं कहेंगे, यहाँ पे कह देंगे पौधों में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा, कितने? निम्न विधियों द्वारा होता है, निम्न विधियों द्वारा होता है। ठीक है, किसमें? तो अलैंगिक जनन जो होगा इसमें ये अलैंगिक जनन की जो क्रिया होती है ये निम्न विधियों द्वारा होता है। अब ये निम्न विधियों में कौन कौन सी विधि है तो हम उसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, किसको देखेंगे? तो ये निम्न विधियों में एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें रहने वाला है क्या चीज़? तो वो फर्स्ट रहने वाला है आपका यहाँ पे विखंडन। फर्स्ट इसमें क्या रहने वाला है? विखंडन। अब विखंडन का मतलब है कि ऐसे जीवाणु या ऐसे जीव जो अपने शरीर को, ठीक है, अपने शरीर को समसूत्री, किसके? सूत्री या अर्धसूत्री, समसूत्री या अर्धसूत्री द्वारा अपने शरीर को कई खंडों में विभाजित कर देते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्या चीज? विखंडन। उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन। उसे हम क्या बोलेंगे? विखंडन। तो इसमें जैसे बहुत से जीवाणु होंगे, जैसे युगलिना हुआ, अमीबा हुआ, ये सभी क्या होते हैं? अपने शरीर को खंडों में बदलते हैं, विखंडन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे देखिए, जैसे विखंडन को देखते हैं, देखिए क्या है? विखंडन। इसमें क्या है? विखंडन। ठीक है, देखते हैं विखंडन को। विखंडन या इसी को इंग्लिश में अगर कहा जाएगा तो फिजन कहा जाता है। क्या चीज? फिजन, FISSON, फिजन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? तो फिजन कहा जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? फिजन, FISSION, फिजन।
अब ये किस प्रकार से होगा, तो कहा गया कि ये अलैंगिक जनन जो होता है ये समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जैसे युगलिना और अमीबा। तो मान लीजिए ये अमीबा हो गया, ठीक है। देखिए ये अमीबा का संचित होगा, अमीबा ऐसे ही होगा। तो अमीबा जब भी होगा तो अमीबा के शरीर के अंदर उसकी एक केंद्रक पाया जाता है, और जब भी अमीबा जब विभाजित होगा तो ये समसूत्री मतलब बराबर बराबर, यानी इसमें क्या होगा, समसूत्री का मतलब है जैसे अगर ये हमारे पास 12 गुणसूत्र है तो ये समसूत्री में विभाजित होगा तो 6 में विभाजित होगा, तो ये तो अर्धसूत्री हो जाएगा। लेकिन जब ये समसूत्री में विभाजित होगा तो जितना गुण इसमें है ये जितने खंड में बटेगा वो सब में कितना जाएगा, 12 12 12 12 12, यानी सारे में जितने खंडों में टूटेगा वो प्रत्येक खंडों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जाएगी, वो बराबर जाएगी। तो वो विधि क्या कहलाता है, समसूत्री। वो विधि क्या कहलाता है, समसूत्री। लेकिन इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री भी होता है। अर्धसूत्री मतलब ये जो 12 है ये खंडों में टूटेगा तो 6 और 6 में, और ये पुनर्से विकास करके, क्योंकि ये एक ही लैंगिक जनन के द्वारा होता है, यानी एक ही जनक के द्वारा हो रहा है, तो ये क्या करता है, पुनर्से विकसित होकर ये पूर्ण रूप से 12 गुणसूत्र वाला निर्माण कर लेता है। तो जैसे ये अमीबा हो गया तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, केंद्रक। ये क्या हो गया, केंद्रक। ये हो गया केंद्रक। अब इसमें हमें दिखाना है क्या है, तो विखंडन। विखंडन का मतलब है कि ये अपने शरीर को क्या करेगा, कुछ अवस्था में ये परिवर्तित करेगा, ठीक है। इस प्रकार से परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये की अवस्था आएगी, ये परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये परिवर्तित होगा तो इस प्रकार से। तो अब इसमें आकार आकृति कुछ इसकी इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। अब ये आकार आकृति कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगी, ये केंद्रक विभाजन। और एक समय आएगा कि इसकी आकार लगेगा कि जगह से, एक ही जगह से ये ऐसे टूट जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है, केंद्रक है। और ये एक समय आएगा कि पूरा का पूरा क्या होगा, खंडित होकर 2 खंडों में विभक्त हो जाएगा। कितने खंडों में, 2 खंडों में विभक्त हो जा रहे हैं। कितने खंडों में, ये 2 खंडों में विभक्त है। तो ये जो प्रक्रिया हुई यहाँ पे हो गई अर्धसूत्री, और ये अर्धसूत्री होगा तो इसके बाद वो क्या करेंगे, जितना इसमें था पहले की तरह उतना भी इसमें हो जाएगा और उतना ही इसमें हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी समान गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। तो हम विखंडन कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपने शरीर को समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा, समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अपने शरीर को 1 या 2 या 2 से अधिक खंडों में तोड़ देते हैं, और प्रत्येक एक खंड नया एक जीव का निर्माण कर लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, विखंडन, ठीक है। अब इसके बाद आता है बीजाणु निर्माण। तो इसको लिखना चाहेंगे तो आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये विखंडन। अब अगला हम देखते हैं कि ऐसी इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, ठीक है। तो हम नोट कैसे करेंगे कि ऐसे जीव जो एक कोशिकीय, यानी ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और अपने शरीर को समसूत्री या अर्धसूत्री विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक खंडों, 2 या 2 से अधिक खंडों में तोड़ देते हैं, प्रत्येक
प्रत्येक खंड एक नया जीव बना लेता है। बना लेता है। इस क्रिया को विखंडन कहते हैं। विखंडन कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? विखंडन कहते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़? तो इसका सेकंड देखते हैं। क्या चीज़? वो सेकंड आपका रहने वाला है, वो है बीजाणु निर्माण। क्या है? बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण यानी जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो क्या है? बीजाणु निर्माण। अब बीजाणु निर्माण में होता क्या है कि जितने भी, ठीक है, बीजाणु निर्माण में जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं, उस पादप कोशिका की जो दृढ़ कोशिका होती है, वो दृढ़ कोशिका या मोटी भित्ति जो होती है, वो क्या करती है? विशेषकर एक कोश की संरचनाओं में परिवर्तित करना शुरू कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाता है कि प्रांकुर जो होता है, जनन के बाद जो युग्मक होता है, या फिर कह सकते हैं कि कम विकसित पादपों में, जो कम विकसित पादप होते हैं, उन कम विकसित पादपों में जो दृढ़ आवरण होता है, कम विकसित पादपों में जो दृढ़ आवरण होता है, वो मोटी भित्ति वाले विशेषकर एक कोश की जंतुओं में परिवर्तित करना शुरू कर देता है या संरचनाएं बनाना प्रारंभ कर देता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बीजाणु निर्माण कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बीजाणु निर्माण कहते हैं। तो उसको भी हम देखते हैं, नोट कर लीजिए कि बीजाणु निर्माण किसे कहते हैं। तो देखिए कहा गया है कि कम विकसित, इसमें क्या कहा जाता है कि कम विकसित कैसा? कम विकसित पादपों में, यानी पादप का मतलब होगा पौधों में, कम विकसित पादपों में, ठीक है। कम विकसित जो पादप होंगे उसमें की जो दृढ़ होती है, दृढ़ आवरण का मतलब कि जो उसका बाहरी खोल होता है, आवरण होता है, त्वचा होता है, उसी को जो मजबूत होता है, दृढ़ मतलब होता है मजबूत, आवरण मतलब खोल, ठीक है। दृढ़ आवरण या मजबूत खोल जो होता है वो क्या कर देता है? दृढ़ आवरण या मजबूत खोल, जिसे कहा जाता है मोटी भित्ति। ये जो दृढ़ आवरण या मोटी भित्ति होती है, ये क्या करता है कि वाली जो होती है, ये दृढ़ आवरण या मोटी भित्ति वाली जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, क्या होती हैं? कोशिकाएं विशेषकर, यानी वाली विशेष एक कोशिकीय रचनाएं बनाने लगती है। इस बनाने लगती हैं जिन्हें बीजाणु निर्माण कहते हैं। इसे बीजाणु कहते हैं या बीजाणु निर्माण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बीजाणु या बीजाणु निर्माण कहते हैं, ठीक। तो ये समझ में। अब इसके बाद तीसरा आपका इसमें रहने वाला है, कहा गया निम्न प्रकार का, तो तीसरा रहने वाला है मोकुलन। तीसरा क्या रहने वाला है? मोकुलन। जो लोग नोट नहीं कर पाए वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, ठीक है, और आराम से उसको देख लेंगे। चलिए क्या हम देखेंगे? तो वो है आपका मोकुलन। क्या है? मोकुलन। अगला आपका टॉपिक पॉइंट जो है वो है मोकुलन। तीसरा मोकुलन। तीसरा क्या है? मोकुलन, ठीक है। मोकुलन या इसी को कहा जाता है कलिका उत्पादन। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कलिकोत्पादन, ठीक है। कलिकोत्पादन या
मुकुलन, ठीक है। कलिका उत्पादन या मुकुलन, इंग्लिश में मुकुलन को बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग, बडिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? बडिंग। एक चीज में मिस्टेक हो गई, बडिंग, BUDDING, बडिंग, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? बडिंग। अब ये मुकुलन क्या होता है? तो ये अक्सर करके आप पौधों में देखेंगे तो ज़्यादातर ये हाइड्रामो या फिर ईस्ट कोशिका जो होती है उनके अंदर आपको मुकुलन दिखाई देने लगता है। जैसे मान लीजिए, देखिए मुकुलन किसे कहते हैं, तो पहले हम एक हाइड्रा का संचित्र देखते हैं, उससे बाद फिर ईस्ट एक कोशिका मतलब जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा भी हम आपको मुकुलन समझा देंगे कि मुकुलन होता क्या। जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रा का पौधा इस तरीके की संरचना होगी, आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, ठीक है। इस तरीके की हाइड्रा की संरचना होती है, ठीक है। ये हाइड्रा हो गया और यहाँ पे इस तरीके के उभार निकलने लगते हैं, ठीक है। हाइड्रा में इस तरीके के उभार निकलने लगते हैं और ये जो उभार होता है ये इस तरीके का होता है, इस उभार को मुकुल कहा जाता है, इसे कहा जाता है मुकुल, ठीक है। हाइड्रा में जो इस तरीके का उभार होता है इसे कहा जाता है मुकुल। और ये मुकुल जो होता है यहाँ से अलग होके, कहाँ से? यहाँ से अलग होके और ये भूमि पर ये विकास करना शुरू करता है, भूमि पर गिरने के बाद वृद्धि करना शुरू करता है और सेम ऐसे ही एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, ऐसे ही एक नए पौधे का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को इस मतलब ये इस तरीके की करना शुरू कर देता है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? तो इस विधि को हम मुकुलन कहते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। समझ में? तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे? मुकुलन कहा जाता है। किसमें होता है? तो ये जो होता है अलैंगिक जन की निम्न विधियों में मुकुलन। मुकुलन में क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि हाइड्रा के पौधा है या ईस्ट एक जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है, तो वो है, या फिर फफूंदी के रूप में काम करता है। तो ये जो जीवाणु है ईस्ट में अगर देखना चाहेंगे तो देखिए, मान लीजिए ये एक ईस्ट कोशिका हो गई, ठीक है। ये ईस्ट क्या हो गई? एक ईस्ट कोशिका ये हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? ईस्ट कोशिका हो गई। अब ये ईस्ट कोशिका जो है विकसित होगी तो इसमें क्या होने लगता है कि ईस्ट कोशिकाओं में कुछ इस प्रकार की आकृति बनने लगती है, ये परिवर्तित होना शुरू कर देता है और ये वाला भाग जो होता है उसका केंद्र वाला भाग जो केंद्र इस तरीके से परिवर्तित होने लगता है। और एक समय आता है कि इसमें क्या होता है कि ये ईस्ट इस प्रकार से बन जाता है। देखिए ये ईस्ट जो होता है इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। प्रत्येक में ईस्ट जो है प्रत्येक में इस तरीके से कोशिका बनने लगती है। प्रत्येक में क्या होता है? इस तरीके से कोशिका बनने लगती है, तो इस तरीके से बनाना शुरू कर देता है। अब देखिए ये इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ये बनता है इसे ही इसमें भी क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोलते हैं? मुकुल। इसको हम क्या बोलते हैं? मुकुल। यानी ये ईस्ट कोशिका हो गई और ईस्ट कोशिका केंद्र कोशिकाओं से धीरे धीरे उभार के रूप में निकलना शुरू कर देता है और ये मुकुल बनता है। और ये मुकुल जो होता है प्रत्येक मुकुल अलग हो जाते हैं। क्या होता है? प्रत्येक जो इसमें जो ईस्ट की कोशिका है ये कई मुकुल में बन जाते हैं और ये प्रत्येक एक मुकुल अलग होकर एक नए ईस्ट का निर्माण कर लेता है। किसका? एक नए ईस्ट का निर्माण करता है। तो यह विधि क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। ये विधि क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। ये विधि क्या कहलाएगा? मुकुलन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि मुकुलन किसे कहते हैं, ठीक है। मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि जैसे मुकुलन किसे कहते हैं तो कहेंगे जैसे जैसे हाइड्रा 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 के पौधों में उभार नुमा संरचना बनने लगता है। यह उभार मातृ कोशिकाओं से अलग होकर एक
पौधों का निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन कहते हाँ, इस क्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ठीक है, यानी या फिर यह ईस्ट में ले लें तो ईस्ट ऐसा है, ईस्ट कोशिकाओं से छोटे छोटे अनेक कलिका के रूप में उभार निकलने लगते हैं और प्रत्येक उभार वहाँ से क्या होता है, अलग होकर एक नए ईस्ट का निर्माण कर लेता है। तो यह विधि क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है या कलिका उत्पादन कहलाता है। वैसे सेम कंडीशन हाइड्रा में भी होता है। जो हाइड्रा का जो पौधा है, जैसे हमने ये अभी आपको संक्षिप्त बनाया था, ये हाइड्रा का पौधा हो गया। अब ये हाइड्रा का पौधा में से ये मुकुल के रूप में, उभार के रूप में संरचना होने लगती है। किसके रूप में? उभार के रूप में। इसे कहा जाता है मुकुल। ठीक है, इसे कहा जाता है मुकुल। और ये मुकुल के रूप में उभार होने लगते हैं और ये मुकुल टूट के अलग हो जाता है और अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को स्पष्टता समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, जय हिंद।